नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में समाज शास्त्र में कार्य पद्धति मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में किन कार्य पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से शोध कार्य होते हैं और समाज की नई नई संकल्पनाओं का निवारण होता है, इस पर चर्चा करेंगे। समाज विज्ञान या समाज कार्य में कार्य पद्धति का सतत और सार्वभौमिक विकास हुआ है। जैसा कि विज्ञान में हुआ उसके बाद से वह काफ़ी देर से विकास हुआ है और यहाँ सैद्धांतिक प्रवृत्तियों के विरोध में दूसरे विचारों का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सी पद्धतियाँ हैं। 1838 में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, उसके बाद से सतत रूप से समाजशास्त्र में नई नई पद्धतियाँ आती जा रही हैं, लेकिन विज्ञान की तरह इसमें उतनी ज़्यादा पद्धतियाँ नहीं। अनुभववाद जो है, एम्पिरिज्म, यहाँ की एक प्रमुख अवधारणा है, परंतु ये तार्किक बुद्धिवाद और ध्रुवीकरण के रूप में मानी गई है। समाजशास्त्री साहित्य का जब हम अवलोकन करते हैं तो बहुत सी कार्य पद्धतियों के अलग अलग प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला है अनुभववाद, तर्क बुद्धिवाद, एम्पिरिकिज्म एंड रैशनलिज्म। दूसरा नव प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्षवाद, नियो पॉजिटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म, आगमन निगमन, इंडक्शन डिडक्शन पद्धति। तीसरा परिमाणात्मक गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पांचवी है विधि विषयक भाव विषयक, नॉमेथिक एंड आइडियोग्राफिक। विश्लेषण करें इन सभी पद्धतियों को तो अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, आगमन, परिमाणात्मक, व्यक्ति विषयक प्रति प्रबल अवधारणाओं ने एक जटिलता को यहाँ पे जन्म दिया, जिससे अनेक सूक्ष्म अवधारणाओं का अनुभव हुआ। इन्हीं सूक्ष्म जटिलताओं के रूप में समाज ने स्वीकार किया। ये हैं व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, उपयोगवाद। अब इनका हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। अनुभववाद और तर्क बुद्धिवाद, पहले इससे अपन चर्चा करते हैं कि अनुभववाद और तर्क बुद्धिवाद पद्धति क्या है। समाजशास्त्र में कुछ पद्धतिगत समस्याओं का उदय हुआ है जो अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनके प्रश्न शेष हैं। समाजशास्त्री ज्ञान में अनुभववाद, तर्क बुद्धिवाद, उपागमों पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अनुभववाद का तर्क बुद्धिवाद पर बढ़ता प्रभाव दिखाई देता है। अनुभववाद जो है बुद्धिवाद पे अपना प्रभावी दिखा रहा है। 1920 और 1930 के बीच में तर्क बुद्धिवाद तो लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन 1940 के पश्चात इसे पुनर्स्थापित किया गया और वर्तमान समय में हम मूल अनुभववाद में प्रमुख सुधार करके इसमें निर्वचन कर सकते हैं। अनुभववाद जो है वो तथ्यों के आधार पर सोचने और कार्य करने की एक पद्धति है। अनुभववाद जो है, एम्पिरिकिज्म जो है, वो तथ्यों फैक्ट्स के आधार पे सोचने और कार्य करने की थिंकिंग और वर्किंग की एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ये एक जटिल अभिवृत्ति बताती है जिसका विवेचन इंद्रियों में पूर्णतः विश्वास से होता है, कि जो विश्वास होता है, हमारी इंद्रियां जिन चीज़ों को विश्वास करती हैं उस पर होता है। इसके अंतर्गत दृढ़ शक्ति में दृढ़ विश्वास, अवलोकित तथ्यों पर विश्वास और वैज्ञानिक निष्कर्षों पर आस्था की जाती है। मतलब आपकी दृढ़ शक्ति होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो अवलोकित जो दिख रहे हैं फैक्ट्स उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उनके आधार पर जो वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं उनमें आस्था होनी चाहिए। तार्किक विधि में इसके विपरीत सत्य की कसौटी इंद्रियों पर निर्भर न होकर बौद्धिक और निगमन की पद्धति पर आधारित होती है। ये तार्किक बुद्धिवाद एक विशुद्ध गणित है। तार्किक बुद्धिवाद का जो प्रयोग है समाजशास्त्र में, समाज वैज्ञानिकों ने प्रथम महायुद्ध के बाद किया, प्रथम महायुद्ध के पहले किया था, लेकिन समकालीन अध्ययनों में अनुभववाद का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों में के अधिकतर अध्ययन जो है समाजशास्त्री, वो अनुभववाद के आधार पर ही किए गए, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र तर्क बुद्धिवाद का प्रयोग व्यवस्थाओं के अध्ययन में और गणितीय प्रतिरूपों में करता है। अमेरिका में इसका विकास अध्ययनों में वैश्विकता को ध्यान में रखकर किया गया। अमेरिका में वैश्विकता को ध्यान में रखकर प्रयोग किया गया। इसलिए परिमाणात्मक पद्धतियों के आधार पर तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात उनके संक्षिप्त साधारणीकरण किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित परिणाम हैं। पहला, समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में परिकलनात्मक उपागमों का महत्व कम हो गया। हाइपोथेसिस अप्रोचेस की इम्पोर्टेंस कम हो गई। वैज्ञानिक शोधों में नियंत्रित अवलोकन और तो शोध प्रारूप के तत्वों पर विशेष जोर दिया जाने लगा। सिद्धांतों की कल्पना प्रामाणिकता के आधार पर की जाने लगी, मतलब प्रामाणिक चीज़ है,
आइडेंटिफाई चीजें, उनके आधार पर सिद्धांतों की कल्पना की जाने लगी। शोध में कार्य प्रणालियों का योगदान होने लगा और समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत से सामाजिक शोध होने लगे। उनमें से कुछ बेकार थे लेकिन कुछ आज भी महत्वपूर्ण। इस तरह हम देखते हैं समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुभववाद के प्रभाव के कारण शोध के नए नए आयाम आए और पुस्तकीय आधार पर शोध के निष्कर्ष महत्वपूर्ण नहीं माने जाने लगे, नए नए आयाम खोजें होने लगी। इसलिए इसकी सीमाएं भी हम देखते हैं इसके अलावा अनुभववाद की, जिसका प्रभाव इसकी कार्य पद्धति पर पड़ता है। अनुभववाद में कुछ वैश्विकता लाने का प्रयत्न किया गया है। मूलतः देखें तो अनुभववाद के अंतर्गत इधर उधर छोटे मोटे शोध होते हैं और उसके आधार पर कोई सिद्धांतों का विकास नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने मिडिल रेंज थ्योरी, जो मिडिल मध्य अभिसीमा के सिद्धांत है, मिडिल रेंज थ्योरी मल्टन ने शुरुआत की थी, उसके और भी लोगों ने किया है, की बात कही। अब दूसरी पद्धति है नव प्रत्यक्षवाद अप्रत्यक्षवाद। नव प्रत्यक्षवाद का उदय जो है 1939 में लुंडबर्ग एक समाजशास्त्री, उनकी पुस्तक के बाद आया। वो कहते हैं कि पद्धतियों के रूप में भौतिक विज्ञानों के हम नजदीक और संसार की सभी घटनाओं का विश्लेषण भौतिक घटनाओं के आधार पर करते हैं। नव प्रत्यक्षवाद, इनके अनुसार सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत होती हैं। समाज विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर नहीं है। नव प्रत्यक्षवाद के विचारकों की आलोचना के कारण ही अवधारणा के आधार पर की जाती है। इनकी जो आलोचना है उसके कारण इनकी विचारधारा जो नव प्रत्यक्षवाद की वो अवधारणा के आधार पर होती है। न्यूरेथ ने इस कारण को संदर्भ की आलोचना की है और उनके प्रयोग न करने पर जोर दिया। इसलिए आजकल आप देखिए समाजशास्त्री साधारणतः घटनाओं की व्याख्या समरूपता, सिमिलरिटी के आधार पर करते हैं, ना कि दशाओं कंडीशन के आधार पर जिसमें घटनाएं घटे। आजकल जिन दशाओं पे घटनाएं घटित होती उन पे नहीं करते हैं व्याख्या, समरूपता समानता के आधार पर करते हैं, क्योंकि समरूपता अनुभवात्मक होती है, अतः इसकी व्याख्या सामान्यतः समानता के आधार पर की जाती है। नव प्रत्यक्षवाद का विरोध अमेरिकी समाजशास्त्र में बहुत प्रभावी ढंग से हुआ। मुख्यतः इसकी आलोचना व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की परंपरा में की गई। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की परंपरा के अंतर्गत इसकी आलोचना हुई। कांट के प्रत्यक्षवाद का विरोध जर्मन की अवधारणा के आधार पर हुआ। अमेरिका में डिल्थे, रिकर्ड, विंटलबैंड ने इसका प्रयोग करके इसकी आलोचना की। मैक्स वेबर ने भी आदर्शात्मक प्रारूप का प्रयोग करके इसकी आलोचना की है नव प्रत्यक्षवाद की। फिर ब्लूमर, सोरोकिन, रैटफील्ड, पार्सन, मर्टन, नैनकी, बैजबैंड के स्वरूपों की अलग अलग प्रकार से इन लोगों ने व्याख्याएं की है और समाजशास्त्र में एक नई समाजशास्त्री प्रवृत्ति नव प्रत्यक्षवाद या अप्रत्यक्षवाद के रूप में आई। तीसरी पद्धति है आगमन और निगमन, इंडक्शन और डिडक्शन। समाजशास्त्री शोध में आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग बहुलता से होता है। आगमन को साधारणतः कई तथ्यों के अवलोकन करने के पश्चात साधारणीकरण के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अर्थात आगमन विधि के अनुसार विशिष्ट इकाइयों की विशेषताओं को पूरे समूह पर लागू किया जा सकता है और विशिष्ट घटनाओं के आधार पर ही सामान्य नियमों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। वहीं हम कह सकते हैं व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य नियमों की स्थापना होती है। इस प्रणाली के निरीक्षण और प्रयोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त हम घटनाओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों को भी एकत्र करते हैं। दी कंसाइंस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आगमन का अर्थ स्पष्ट करा है। वो कहते हैं सामान्यतः कथन को सिद्ध करने के लिए तथ्यों का, फैक्ट्स का प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालने की विधि आगमन है। पीवी यंग ने भी इसे वास्तविक मामलों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पद्धति का है। वहीं निगमन प्रणाली जो है इसमें नियम और सिद्धांतों की रचना तथा सत्य बातों का ज्ञान मनुष्य, प्रकृति और समाज से संबंधित कुछ स्वयं सिद्ध आधारभूत बातों के आधार पर करता है। इससे इस प्रणाली का आधार तर्क है, लॉजिक। इसके पहले कुछ तर्कमान और आधारभूत बातों को लिया जाता है, फिर उनके आधार पर तर्क वितर्क करके हम नियमों की रचना करते हैं। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निगमन का जो अर्थ बताया है वो कहते हैं सामान्य से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना, जनरल से स्पेसिफिक निष्कर्ष निकालना। आपको पीवी यंग कहते हैं निगमन पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सार्वभौमिक से व्यक्ति की ओर तर्क करने की एक प्रक्रिया। आगमन विधि में सार्वभौमिकता पर जोर दिया जाता है और निगमन विधि में उतना आवश्यक नहीं माना जाता। ऐसे दोनों पद्धतियां एक दूसरे की विरोधी ना होकर वास्तव में एक दूसरे की पूरक है। फिर चौथी पद्धति आती है परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक प्रवृत्ति के प्रयोग की भूमिका या महत्व पर विद्वान एक मत नहीं है। 1920 से 1930 में इसके विरोध में गुणात्मक अध्ययनों का जोर दिया गया।
कि परिमाणात्मक की जगह आप गुणात्मक अध्ययन करेंगे 1920 और 30 में। लेकिन समकालीन समाजशास्त्री परिमाणात्मक विश्लेषणों पर अधिक जोर देते हैं, क्वालिटी की जगह क्वांटिटेटिव अध्ययनों पर ज़्यादा जोर देते हैं। सांख्यिकी विधियों की पद्धतियाँ गलती होती है, परिमाणात्मक के आधार पर सामान्यीकरण और कार्यकारण संबंधों को निकालने के लिए आवश्यक ही घटना का विवेचन हम संख्यात्मक रूप से करें। जब आपको कार्यकारण कॉज एंड इफेक्ट बताना है तो संख्यात्मक विश्लेषण करके हम उनका विवेचन करते हैं घटना का। पारस्परिक संबंधों की मात्रा ज्ञात करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने सहसंबंध, विचलन आदि गुणात्मक क्रियाओं का प्रयोग किया है। जो गणितीय पद्धतियां हैं इनका प्रयोग करते हैं सांख्यिकी के। समाजशास्त्रीय अध्ययन में आजकल इनका बहुत ज़्यादा अध्ययन हो रहा है। बेकर, गुटमैन, लुमिस, मर्टन ने अपने अध्ययनों को व्यवस्थित रूप से गुणात्मक शोधों को परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। सरोकिन ने गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर समाज की घटनाओं की व्याख्या की है। वहीं विद्वानों ने अपने अध्ययन की प्रकृति के आधार पर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रयोग किया। लेकिन आधुनिक शोधों में परिमाणात्मक शोध पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, गुणात्मक पर कम। अब पांचवी पद्धति है विधि विषयक या भाव विषयक। अमेरिकन समाजशास्त्रियों ने समाज विज्ञान में विधि विषयक प्रवृत्तियों पर विशेष जोर दिया है। अमेरिकन समाजशास्त्री जो है विधि विषयक जो होते हैं, लॉ रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ज़्यादा जोर देते हैं। इस प्रवृत्ति की व्याख्या बिंडलमैन ने बहुत ही विस्तृत ढंग से की है। विज्ञानों ने इसको दो भागों में बांटा। विज्ञान इसको दो भागों में बांटता है। पहला वे विज्ञान जो साधारण घटनाओं की व्याख्या करके प्राकृतिक नियमों का निर्माण करते हैं। साधारण घटनाओं की व्याख्या के आधार पर प्राकृतिक नियमों का निर्माण करना, उन्हें विधि विषयक। और दूसरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें भाव विषयक कहते हैं। विधि विषयक जो साधारण घटनाओं की व्याख्या करके प्राकृतिक नियमों का निर्माण करते हैं उसे विधि विषयक कहते हैं। और जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उन्हें भाव विषयक कहते हैं। इसी आधार पर समाजशास्त्र में अध्ययन किए गए। समाजशास्त्र में भाव विषयक प्रवृत्ति की प्रधानता रही है और उसके अलग अलग स्रोत हैं। इसके प्रमुख स्रोतों में विषयों का संपूर्ण अध्ययन महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक मानव शास्त्री हर्षकोविद, लुई बिले आदि इसके महत्वपूर्ण अध्येता रहे हैं। इनका दूसरा स्रोत सामुदायिक अध्ययन है। लिंड्स की पुस्तक मिडिल टाउन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनने संपूर्णता को लेकर नगर के समुदाय का अध्ययन किया। इसका तीसरा स्रोत जो है सांख्यिकी पद्धति, इससे आधार पर समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं। अर्थात हम देखें समाजशास्त्री शोध में कार्य पद्धति की मुख्य प्रवृत्तियां रही हैं जिनका विकास समय समय पर घटनाओं की प्रकृति अध्ययनों के आधार पर होता है। ये पद्धतियां जो हैं, जो मैंने आज आपके साथ 5 पद्धतियों की चर्चा की, अनुभववाद, तर्क बुद्धिवाद, नव प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्षवाद, आगमन, निगमन, परिमाणात्मक, गुणात्मक, विधि विषयक और भाव विषयक, इन 5 पद्धतियों का अगर आप प्रयोग करते हैं समाजशास्त्री अध्ययन में, समाजशास्त्री शोध में, आपको एक साइंटिफिक रिजल्ट मिलेगा। वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जा सकता है जिसकी सत्यता भी सत्यापित हो सकती है और आप एक वांछित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है इन 5 पद्धतियों का अपने शोध में प्रयोग करें जिससे आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपने कमेंट्स दें जिससे मैं इसमें और सुधार